यह कक्षा 12 की पुस्तक है। भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसका पहला पाठ जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। कोई भी देश हो, उसका महत्वपूर्ण घटक उस देश के लोग होते हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे सघन बसा हुआ देश है। पहला चीन है। भारत की जनसंख्या 3 महाद्वीपों से भी बड़ी है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। प्राय ये लॉजिक दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। उसके बाद पहली संपूर्ण जनगणना वो 1881 में हुई। अगला है जनसंख्या का वितरण। यह है भारत की जनसंख्या के वितरण का मैप है। इसके नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और कुछ मिडिल भाग के कुछ कुछ पार्ट, यहाँ पॉपुलेशन कम है। गंगा बेल्ट, कोस्टल एरियाज, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। असम वैली। चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए और इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों का वर्णन करने का प्रयास कीजिए। यह बात स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप अत्यधिक असम है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। यह जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले यूपी, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में वेस्ट बंगाल। भारत की क्षेत्र प्रतिशत जनसंख्या इन राज्यों में है: तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन प्रदेशों में देश की क्षेत्र प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। वहीं दूसरी तरफ 1.4% जनसंख्या रखता है जम्मू और कश्मीर। 0.84 जो जनसंख्या रखता है वो रखता है आंध्र प्रदेश और 0.83% जनसंख्या वो रखता है उत्तराखंड। तो इससे हमें पता चलता है कि इतने बड़े देश में जनसंख्या का भौगोलिक वितरण है वो अत्यधिक असम है। ये जो अत्यधिक असम वितरण है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक रिलेशन प्रकट करता है कि जो देश की जनसंख्या है और वो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में रिलेशन है। ऐतिहासिक में जैसे मुंबई, कोलकाता, ये हिस्टोरिकल जगह हैं जहाँ पहले से ही जनसंख्या अधिक बनी हुई है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करता है। जो भौतिक फिजिकल फैक्टर हैं उनमें जो लैंडफॉर्म कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और क्लाइमेट। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन हैं और डेल्टा हैं और कोस्टल प्लेन हैं, वहाँ जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जलों, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम के कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। फिर भी सिंचाई के विकास से राजस्थान में जनसंख्या अधिक हुई है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, इसके कारण राज्य की जनसंख्या बढ़ी है। परिवहन जाल के विकास, जो प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं वहाँ परिवहन जालों का विकास होने के कारण जनसंख्या सघन हुई है। परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या
क्षेत्र थे वे अब जनसंख्या के माध्यम से उच्च से संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव, कृषि विकास, मानव बस्ती का प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। जैसे ये सामाजिक कारक है, ये आर्थिक कारक है। अर्बनाइजेशन से जनसंख्या बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में अधिक हुई है जहाँ पहले कम थी। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय, मैदान और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है, फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। जनसंख्या की जो घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। अर्थात कितनी भूमि पर कितने लोग रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 था, 2011 में था, लेकिन ये 1951 में था ये 117। 1951 में 117 था, 2011 में ये बढ़ के 382 हो गया। तो इस बात से स्पष्ट है कि जो 50 सालों में जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा बढ़ा है। उत्तरोत्तर वृद्धि है, यानी कि हमेशा ही वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रोथ हुई है जनसंख्या डेंसिटी की, वो सारे देश में एक जैसी रही हो, और या एक जैसी है जनसंख्या घनत्व पूरे देश में। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी यानी कि NCR में ये 11,297 है। उत्तर भारत के राज्य बिहार में यह सबसे ज़्यादा है राज्यों में, तो 1102। बंगाल में 1029 है, यूपी में 829 है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल में 859 और तमिलनाडु में 555 है। ये जनसंख्या घनत्व 11,297 ये दिल्ली का है, 1102 बिहार का है, 1029 वेस्ट बंगाल का है, 859 केरल का है, 829 यूपी का है, 555 तमिलनाडु का है। कुछ राज्यों में जनसंख्या घनत्व उच्च है, जैसे बिहार 1102, पश्चिम बंगाल 1029, उत्तर प्रदेश 829, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल 859, तमिलनाडु 555 में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। कुछ मध्यम जनसंख्या के घनत्व हैं, जैसे असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा,
झारखंड, उड़ीसा, यहाँ जनसंख्या घनत्व मध्यम है। और अगर पूरे हिमालय रीजन में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर और नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर जनसंख्या घनत्व निम्न है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाया जाता है। सारे यूटीज में हायर डेंसिटी है, सिर्फ अंडमान और निकोबार को छोड़कर। जनसंख्या का घनत्व जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में आप चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्व को ज्ञात करते हैं। एक है कायिक घनत्व, एक है कृषि घनत्व, लेकिन दोनों में देखने वाली बात यह है कि नीचे निवल कृषि क्षेत्र आएगा। अगर कृषि घनत्व निकालना है तो कुल कृषि जनसंख्या आएगी, और कायिक घनत्व निकालना है तो कुल जनसंख्या आती है। लेकिन कृषक जनसंख्या माने किसको? खुद खेती करने वाले को, अर्थात कृषक को, कृषक मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर को भी, और उनके फैमिली, ये सब एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आते हैं। फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर और उसकी फैमिली मेंबर। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती है। दो टाइम पीरियड है, कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र विशेष है। इस समय विशेष में लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है वो जनसंख्या वृद्धि है। इसकी वृद्धि को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, जिनके नाम है प्राकृतिक और अभिप्रेरित। अर्थात जनसंख्या वृद्धि नेचुरल भी हो सकती है और इंड्यूस्ड, अभिप्रेरित भी हो सकती है। नेचुरल ग्रोथ का अगर एनालिसिस करते हैं हम, तो अशोधित जन्म और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है कि टोटल कितने जन्म हुए और कितनी मृत्यु हुई। अभिप्रेरित जो इंड्यूस्ड घटक है, वो हम कितने लोग इस क्षेत्र में अंदर आए और कितने लोग इस क्षेत्र से बाहर गए, उस मूवमेंट से भी हम जान सकते हैं। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की केवल प्राकृतिक वृद्धि का विवेचना करेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक तथ्य, डिकेडियल ग्रोथ रेट और एनुअल ग्रोथ रेट, दोनों बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। जो भारत की जो टोटल जो जनसंख्या है, उसकी एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64। एक कॉन्सेप्ट है जनसंख्या के दुगने होने का समय। जनसंख्या के दुगने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है। अर्थात 1.64 की दर से जितना भी वर्तमान की जनसंख्या है, उसको दुगना होने में जो समय लगता है, वो दुगना होने का समय है। विगत एक शताब्दी यानी कि पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है।
इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं यानी स्टेज को आइडेंटिफाई किया गया है। डिकेडियल ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? P2 माइनस P1 बटे P1 इंटू 100। P2 का मतलब है वर्तमान की जो जनसंख्या है वो, और P1 की है जिस पिछली जनसंख्या आपकी क्या थी, और नीचे भी बटे में जो आधार वर्ष की जनसंख्या है वही आएगी। ये पूरा डिकेडियल ग्रोथ रेट है जो 2011 का है 17.64, जबकि वार्षिक वृद्धि दर है 1.64। 2001 में ये 10 की वृद्धि दर थी 21.54, और 1991 में 10 की वृद्धि थी 23.85, और 1981 की जनसंख्या की 10 की वृद्धि थी 24.66। यानी 1981 की जो जनसंख्या है वो, उसमें मैक्सिमम डिकेडियल ग्रोथ रेट थी 24.66। उसके बाद 1991 की जो डिकेडियल ग्रोथ रेट है वो घटा है, 24.66 से घट कर 23.85 रह गया है। 2001 की सेंसस में ये फिर घटा है, अब की बार 23.85 से घटकर 21.54 रह गया, और 2011 की जनसंख्या में ये फिर घटा है, अब की बार ये डिकेडियल ग्रोथ रेट 21.54 से 17.64 रह गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब डिकेडियल ग्रोथ निकालते हैं तो ऊपर और नीचे P1 बटे P1 यानी कि यह आधार वर्ष ही रहता है। वैसे 2011 का जो सेंसस है उसमें डिकेडियल ग्रोथ रेट रहा है 17.64, लेकिन वो पूरे भारत का रहा है। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 10 की वृद्धि दर 25% से ज़्यादा रही हैं। उनमें आपका बिहार, उसके बाद में ये मेघालय, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां डिकेडियल ग्रोथ रेट औसत डिकेडियल ग्रोथ रेट से ज़्यादा रही है। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनका ग्रोथ रेट, डिकेडियल ग्रोथ रेट 10% से भी कम रहा है। इसमें आपका केरल है, गोवा है, और मणिपुर है। ये जो जनसंख्या बढ़ी है और घटी है, इसकी 4 स्टेज हैं। स्टेज क्या, ये जो स्टेज है इसको हम रुद्ध अथवा स्थिर स्टेज भी कह सकते हैं। स्टेज कह रही है 1901 से 1981 के बीच में ग्रोथ रेट निम्न थी।
और इवन 1911 और 21 की अवधि थी, 1911 और 21 के बीच की, न कि 1901 से 1921 के बीच की। 11 से 21 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव थी। इसकी खासियत ये थी कि इसमें बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, दोनों ऊंचे थे, जिससे आपका ग्रोथ रेट लो बनी रही थी। कारण क्या थे डेथ रेट और बर्थ रेट हाई रहने के? निम्न स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो अच्छी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, अधिकतर लोग लिटरेसी नहीं थी, और फूड और बेसिक्स जो आवश्यकताएं हैं वो इस अवधि में नहीं थी। तो इसके कारण उच्च जन्म दर और मृत्यु दर ये उत्तरदायी थे। स्टेज 6, ये अवधि रही है 1921 से 51 की। इसमें वृद्धि तो हुई है लेकिन स्थिर वृद्धि है, कांस्टेंट। लेकिन इस ड्यूरेशन में हेल्थ में और स्वच्छता में काफ़ी सुधार आए थे, इस वजह से डेथ रेट कम हुई थी। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें सुधार हुआ था। तो इस वजह से इसमें बर्थ रेट तो ऊंची बनी रही थी लेकिन डेथ रेट में कमी आई थी, जिससे पिछली स्टेज की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। इसमें 1921 से 1901 से 81 की बीच की जो वृद्धि थी उससे ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। इसी अवधि के बीच में जो ये वृद्धि हुई है इसमें ही आपका 1920 के ड्यूरेशन में दशक में मंदी आई थी आर्थिक, और सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था 1939 में। इतना सब होने के बावजूद में भी जो स्थिर वृद्धि थी ये काफ़ी अच्छी या इफ़ेक्टिव थी। स्टेज गए इसकी अवधि रही है 51 टू 81। इसे विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, जबकि जो स्टेज ख था उसको स्थिर वृद्धि के रूप में जाना था, और स्टेज क था उसको तो रुद्ध ग्रोथ के रूप में जाना जाता था। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। ये जो पॉपुलेशन में विस्फोट हुआ ये कि डेथ रेट तो कम हो गई, और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर हाई फर्टिलिटी रेट के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक बनी रही 1951 से 81 के बीच में। आज कितनी है? 1.64। जब देश आज़ाद हुआ तब तक यही अवधि थी, जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। दोनों दर, जनसंख्या वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर, इन सब के अतिरिक्त ये सब तो कारण थे ही, बाकी इसके अलावा बाहर से लोगों का माइग्रेशन भी हुआ, तिब्बत से, बांग्लादेश से, नेपाल से।
तो उस 1951 से जो 21 की वृद्धि दर थे उसमें भी ये एक इंटरनेशनल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण था। चौथी अवस्था स्टेज है। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। यहाँ देखते हैं 1981 24.66, फिर 1991 23.85, 2001 21.54 और 2011 17.64। उन्नीस सौ इक्यासी के पश्चात इसी में सबसे थी 24.66 डिकेडियल ग्रोथ रेट, बाद में घटने लगी। आज 2011 में ये 17.64 रह गया है। क्यों हुआ है ऐसा? अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति, यानी कि जन्म दर ही अब कम हुई है। बदले में देश में विवाह के समय औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार प्रभावित है। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड किया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा ग्रोथ रेट पूरे देश में एक समान है। इसमें रीजनल डाइवर्सिटी है। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा जैसे राज्यों में निम्नतर वृद्धि दर पाई जाती है। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ ग्रोथ रेट 20% से ज़्यादा नहीं रही है। इवन केरल में तो 10% की समथिंग है। केरल 9.4 में न केवल इस वर्ग में राज्यों में बल्कि पूरे देश में निम्नतम वृद्धि दर्ज की गई है। देश के जो उत्तरी पश्चिम राज्य हैं, उत्तरी हैं और उत्तरी मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिण राज्यों के अपेक्षा उत्तर वृद्धि दर पाई गई है। इस पेटी के राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25 रही है। पिछले 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर कम रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5 की गिरावट हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गिरावट है 6.7% की। तमिलनाडु में 3.9% की गिरावट है। पांडुचेरी में 7.1% की गिरावट है। नहीं, तमिलनाडु में तो और पांडिचेरी में तो जो पिछला दशक था 1991 से 2001 की तुलना में वृद्धि दर दर्ज हुई है। तमिलनाडु और पांडिचेरी में जो पिछले दशक और अब का दशक में जिनमें गिरावट हुई है उनमें है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में गिरावट हुई है 6.7 और सबसे कम गिरावट आंध्र प्रदेश में हुई है 3.5%।
इंडिया के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका एक महत्वपूर्ण यानी कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो पक्ष, और वो पक्ष है कि किशोरों की वृद्धि। अब इसमें जो किशोर माना गया है वो 10 से 19, 2011 के सेंसस में 10 से 19 वर्ष का किशोर। टोटल जनसंख्या का ये है 20.9%। इसमें से भी 52.7% किशोर हैं और 47.3% गर्ल्स हैं। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त जनसंख्या समझी जाती है, यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किया जाए तो वे काफ़ी सुभेद हो जाते हैं। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं, जिनमें कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे निम्न आयु में विवाह, निरक्षरता, स्पेशल फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट, न्यूट्रिशन की कमी, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर MMR, मदर मोर्टिलिटी रेट, HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता, फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटी अथवा मंदता, औषध दुरुपयोग, ड्रग का जो ड्रग होती है उसका ज़्यादा सेवन, मदिरा सेवन, किशोर उपचार और अपराध करना इत्यादि। तो यहाँ देखा कि जो भारतीय जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का जो 20.9% है वो उच्च संभावनाओं से युक्त है, लेकिन उसमें चुनौतियाँ हैं। इसी चुनौतियों से पार पाने के लिए भारत सरकार ने किशोर वर्ग जो जो 10 से 19 साल के बीच में है उसकी उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई हैं, पॉलिसी, ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयोग किया जा सके। ऐसी एक नीति है राष्ट्रीय यौन नीति, जिसे हमारी विशाल युवा और किशोरों जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभी कल्पित किया गया है, डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूहों में अपना उचित स्थान प्रदान करने में सक्षम बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। जो नेशनल यूथ पॉलिसी है वो किशोर को की परिभाषा में 15 से 29 के बीच में, लेकिन जो सेंसस है वो मान रहा है 10 से 19 के बीच में। नेशनल यूथ पॉलिसी कब आई है? फरवरी 2014 में। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक नीति बनाई है, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा आउटलाइन प्रदान करना है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना है और विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना। ऊपर की गई विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में दिक् यानी जगह और काल यानी समय के संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। फिर भी जनसंख्या की वृद्धि प्रतिरूप को बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए।
जब हम कहते हैं जनसंख्या संगठन, तो ये जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि ये मार्जिनल हिस्सा है पाठ्यक्रम का। जनसंख्या संगठन में हम क्या देखते हैं? एज और जेंडर का एनालिसिस करते हैं, निवास का स्थान, जो मानव जातीय लक्षण है वो भी देखते हैं जनसंख्या संगठन में, जनजाति भी हम देखते हैं, भाषा देखते हैं, धर्म देखते हैं, वैवाहिक मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन, प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक्स, व्यावसायिक विशेषताएं। लेकिन यहाँ पे हम जो रूरल अर्बन की जो विशेषता हैं वो भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारतीय जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। सेंसस 2011 के अनुसार जो भारत में गांव थे वो थे 6,40,867, जिसमें से 5,97,608 अर्थात भारत के 93.2% गाँव बसे हुए थे। लेकिन ये ग्रामीण जनसंख्या का वितरण पूरे देश में समान नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ राज्य जैसे बिहार, सिक्किम, वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं कुछ स्टेट्स जैसे गोवा, महाराष्ट्र, ऐसे स्टेटों में कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँवों में बसता है। दूसरी ओर दादरा और नगर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। न केवल ग्रामीण जनसंख्या में वेरिएशन है, बाकी गांवों के आकार में भी देश में काफ़ी भिन्न है। जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और पश्चिम राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान, और गुजरात के कच्छ के रण में जो गांव हैं वो 200 व्यक्तियों से कम हो जाता है। वहीं केरला और महाराष्ट्र के कुछ भागों में गांवों की जनसंख्या 17,000 से भी क्रॉस कर जाती है। जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो ये बात उजागर कर देता है कि अंतर्राज्य इंटर स्टेट और अंतर्राज्य इंट्रा स्टेट दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम है और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं। जैसे यहाँ गांव है, यहाँ अर्बन है, और ग्रामीण नगरीय प्रवास ये अर्बन, इस अर्बन में कहाँ तक ग्रामीण नगरीय प्रवास किस सीमा तक है। जिस सीमा तक ज़्यादा होगा वहाँ रूरल पॉपुलेशन कम पाई जाएगी। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीकरण की जनसंख्या का अनुपात 31.16 है। ये रेट काफ़ी कम है, किंतु पिछले दशकों में ये जो वृद्धि दर है ये बहुत तेजी है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर, संवृद्ध आर्थिक विकास। क्यों अर्बन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा तेज हुई है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ में सुधार के कारण तेज़ी से बढ़ी हैं। कुल जनसंख्या की भांति जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके वितरण में भी देश में असमानताएं हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह अर्बन पॉपुलेशन समान रूप से पाई जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टेट और यूटीज में अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है। और ये हमें दिखाता है कि सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर को इंगित करता है। जो उत्तर भारत के जो प्लेन एरिया हैं वहाँ मुख्य सड़क के मिलन बिंदुओं, रेल मार्गों से सटे नगरीय क्षेत्र
कोलकाता, मुंबई, मंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगति रुत मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसे उत्तर भारत के मैदानों में मुख्य सड़क के मिलन बिंदुओं के सहारे रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों में, और वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अर्बन पॉपुलेशन निम्न रही है, जैसे गंगा मैदान, मध्य और निम्न गंगा मैदान, जो कृषि की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है जितना उत्तरी गंगा मैदान है। प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ बाढ़ आती है वहाँ मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ नम्न अर्बनाइजेशन लो रहा है। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। गियर्सन ये विद्वान रहे हैं, भारत का भाषा सर्वेक्षण किया है इन्होंने 1903 से 1928 के बीच में। इन्होंने देश में 79 तो भाषा बताई हैं, 544 इन्होंने बोली बताई हैं, और आधुनिक भारत की जो भाषाएं हैं 22। इसके अलावा और भी गैर अनुसूचित भाषाएं हैं जो संविधान में लिस्टेड नहीं है। जो लिस्टेड हैं यानी कि जो शेड्यूल में है, में जो भाषा है उनमें तो सबसे ज़्यादा बोलने का वाली भाषा हिंदी है, और जो भाषा कम बोली जाती है उसमें संस्कृत है, बोडो है और मणिपुरी है। ये 2011 की सेंसस से पता चला है। यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। ये तो है ही है, कोई भी भाषा प्रदेश की एक सीमा रेखा खींचना और स्पष्ट नहीं है, बल्कि ट्रांजिशन है, धीरे धीरे खत्म होती हैं और मिल जाती हैं। भाषाई वर्गीकरण। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवार जुड़े हुए हैं, जिनमें उपपरिवार, शाखाएं अथवा वर्ग हैं। जो भी भारत में मेजर भाषाएं बोली जाती हैं उनका संबंध 4 भाषा परिवारों से है। सबसे ज़्यादा जो पहला भाषा परिवार है वो है भारोपीय, इंडो आर्यन, 73% इसको लोग बोलते हैं। दूसरा जो भाषा परिवार है वो द्रविड़, 20% लोग इसे बोलते हैं। तीसरा ऑस्ट्रेलिया आस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसको हम निषाद भी कहते हैं, इसको 1.38% लोग बोलते हैं। चौथा भाषा परिवार चीनी तिब्बती, इसको हम किरात भी कहते हैं, और यह 1% से भी कम अर्थात 0.85% भाग पर बोली जाती है। अब इन भाषा परिवारों के कुछ उप परिवार हैं। इंडो आर्य का सिर्फ इंडो आर्य है। चीनी तिब्बत के 2 भाषा परिवार हैं, तिब्बती म्यांमारी और सियामी चीनी। द्रविड़ का उप परिवार नहीं है। आस्ट्रिक का है ऑस्ट्रो एशियन और ऑस्ट्रोनेशियन। दर्दी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, इंडो आर्य की भाषा है। ईरानी भारत से बाहर बोली जाती है, ये भी भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। जो असम म्यांमार है, सियामी चीनी का पार्ट है। धार्मिक संगठन। धर्म ऐसा है जो इंडियंस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामाजिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है।
यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए। सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 79.8%। जैन सबसे कम है, बौद्धों से भी कम है 0.4%। मुस्लिम दूसरे नंबर पर 15% से कम है, इनका 14.2%। क्रिश्चियन 2.3%। सिख 1.7% और बौद्ध 0.7%।